नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ। और ये MCQ हैं, ये आपके पिछले वर्षों में आए हुए जो भी प्रश्न हैं, जो PYQ हैं, उन्हीं के आधार पर तैयार किए गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा MCQ सोल्व करोगे तो उतना ही आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको समझ में आएगा कि आपके चैप्टर में कौन कौन सी चीजें समझ में आ रही है, कहां तक आपकी चीजें समझ में आ रही हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इस कारण जो भी चैप्टर आप पढ़ो उसके MCQ है वो जरूर सोल्व करना है, और यही आपके लिए क्या होने वाला है, फायदेमंद होने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लगभग 25 MCQ हैं वो देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हम पहले MCQ से। तो ये जो MCQ हैं आप सबको पता होगा कि लैब असिस्टेंट के लिए तैयार किए गए हैं। और अगर हम पहले MCQ के बारे में बात करें, पहले प्रश्न के बारे में बात करें, तो पहला प्रश्न आप सबके सामने यह है कि मानव शरीर में सबसे अधिक हार्मोन स्रावित करने वाला अंग कौन सा है। हमने देखा है कि हमारे शरीर में सामान्य तौर पर जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग भी होते हैं या कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं। हालांकि वो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हार्मोन स्रावित करती हैं। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा हार्मोन कौन से अंग के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, पहला क्वेश्चन यही है। तो देखो, पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी एक ग्रंथि है, और यदि आप सबको पता हो कि पिट्यूटरी से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, तो पिट्यूटरी से 6 हार्मोन तो स्रावित होते हैं अग्रपीयूष ग्रंथि से। इसके अलावा एक हार्मोन था वह आपका पार्स इंटरमीडिया से स्रावित हो रहा था। तो टोटल आप 7 तो मान लो किससे, अग्रपीयूष ग्रंथि अर्थात एडिनो हाइपोफाइसिस से, और 2 मान लो आप पश्चिम पीयूष ग्रंथि अर्थात न्यूरो हाइपोफाइसिस से। हालांकि जो पश्चिम पीयूष ग्रंथि से दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं ये वास्तव में पश्चिम पीयूष ग्रंथि से नहीं बनाए जाते हैं, वास्तव में वो किससे बनाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस से। लेकिन फिर भी यदि आप टोटल हार्मोन मान लो तो यहां इनसे लगभग 9 हार्मोन स्रावित होते हैं। थायराइड ग्रंथि से हमने देखा था कि लगभग 3 हार्मोन स्रावित हो रहे थे, जिसमें आपका T3, T4 और इसके अलावा एक C कोशिका से स्रावित हो रहा था हमारा कैल्सीटोनिन। हाइपोथैलेमस से हालांकि हार्मोन तो बहुत सारे स्रावित होते हैं, इससे आपके रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं, वो स्रावित होते हैं। लेकिन जो ये जठर आंत्र मार्ग है, ध्यान से सुनना, ये जठर आंत्र मार्ग है जो आपके बहुत सारे हार्मोन स्रावित करता है। और यदि मैं आपको बताऊं तो जठर आंत्र मार्ग है, या जिसे हम बोलते हैं GIT, क्या बोलते हैं भाई, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और इससे लगभग 30 हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। इससे लगभग कितने हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, 30। तो ऊपर वाले अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो इनमें से सबसे ज्यादा हार्मोन जो स्रावित किए जाते हैं वो जठरांत्र मार्ग से स्रावित किए जाते हैं। इस कारण इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जठरांत्र मार्ग। तो इसका सही आंसर हो गया आपका जठरांत्र मार्ग अर्थात GIT से लगभग 30 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2। तो दूसरा प्रश्न है वो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन आपके पेप्टाइड प्रकृति का होता है। पेप्टाइड बोल दो, या इसे अगर हम जनरल भाषा में बोले तो इसे हम बोल सकते हैं प्रोटीन। कौन से बोल सकते हैं, प्रोटीन। तो हमने जब हार्मोन का डिवाइडेशन पढ़ा है, हार्मोन का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तब आपको बताया था कि जो हार्मोन होते हैं उनको मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके फैट सोल्यूबल, एक हो सकते हैं आपके वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आपके स्टेरॉइड वाले आते हैं और आयोडोथायरोनिन आता है,
और आपके वाटर सोल्यूबल में आपके एमीन से व्युत्पन्न आते हैं, और इसके अलावा आपके पेप्टाइड या प्रोटीन प्रकार के हार्मोन आते हैं। तो हमें यह देखना है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपका प्रोटीन वाला हार्मोन कौन सा नहीं है। ध्यान से सुन लेना, यहां पर पूछ रहा नहीं है, अर्थात ज्यादातर हार्मोन होते हैं हमारे कौन से प्रकार के होते हैं, पेप्टाइड या प्रोटीन प्रकार के ही होते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन हैं जो आपके प्रोटीन प्रकार के नहीं होते हैं। जैसे देखो इंसुलिन, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन हमारा अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है और आपका प्रोटीन प्रकार का हार्मोन ही होता है। दूसरा देखें तो एडीएच, एडीएच हमारा पश्य पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और इसे हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन, और यह हार्मोन भी प्रोटीन प्रकार का ही होता है। इसके बाद में बात करें आपके थायरोक्सिन हार्मोन, और यह थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है इसे हम कहते हैं आइडो थायरोनिन। क्या कहते हैं हम इनको, आइडोथायरोनिन। तो ये आपके प्रोटीन प्रकार का नहीं होता है या पेप्टाइड कैटेगरी का नहीं होता है। ये आपके जो फैट सोल्यूबल हैं उसकी एक दूसरी कैटेगरी है आइडोथायरोनिन, जिसमें आपके मेनली तो T3 आता है, इसके साथ में हम T4 को और काउंट कर सकते हैं। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन है, ये आपका पेप्टाइड प्रकार का हार्मोन नहीं होता है। किस प्रकार का नहीं होता है, पेप्टाइड। बाकी ग्लूकागोन, ये आपको सबको पता ही होगा, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है और इस कारण किस प्रकार का होता है, प्रोटीन प्रकार का होता है। तो ये 3 तो क्या होते हैं, हमारी प्रोटीन के प्रकृति अर्थात पेप्टाइड प्रकार के होते हैं। बल्कि ये थायरोक्सिन हार्मोन है, ये आपका कौन सी कैटेगरी का होता है, आइडोथायरोनिन कैटेगरी का होता है। इस कारण आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर कौन सा हो गया आपका, थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट देखो भाई प्रश्न संख्या 3, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहने का क्या मुख्य कारण है। देखो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आते हैं कि हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है या पीयूष ग्रंथि होती है, इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और क्यों कहते हैं भाई, इसका कारण हमने पहले भी पढ़ा था, अब दोबारा से बता देता हूं। क्योंकि इस पिट्यूटरी ग्रंथि से ऐसे बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं जो आपके अन्य ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोनों का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उनको एक तरीके से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्योंकि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन दूसरी ग्रंथियों के हार्मोनों को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। या हम यूं बोल दें कि पीयूष ग्रंथि है वो दूसरी ग्रंथियों को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, उनका नियंत्रण कर रही है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो देखो प्रश्न में कारण पूछ रहा है, तो इसका कारण इसका आकार बड़ा होना। वैसे तो देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि बड़े आकार की होती ही नहीं है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो यह तो कोई कारण नहीं है, यह तो गलत हो गया। इसका मस्तिष्क में स्थित होना, अरे मस्तिष्क में तो हाइपोथैलेमस भी है, मस्तिष्क में तो पीनियल ग्रंथि भी है, तो पीनियल को तो नहीं बोलते हम मास्टर ग्रंथि, तो यह भी नहीं है। अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। दूसरी जो भी ग्रंथियां होती हैं उसको क्या करती है, नियंत्रित। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ये इसका सही कारण हो गया है मास्टर ग्रंथि कहने का। बाकी सबसे अधिक हार्मोन स्रावित करना, ये ग्रंथि ऐसी है, हालांकि इससे हार्मोन तो बहुत सारे स्रावित होते हैं, लेकिन इसके कारण इसे हम क्या नहीं कहते हैं, मास्टर ग्रंथि नहीं कहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि ये दूसरी ग्रंथियों को क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। आप सबको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, और साथ साथ में आप भी जो भी ये प्रश्न देख रहे हैं इनको क्या करना है, सोल्व करना है। ध्यान से सुन लेना भाई, आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं, राजस्थान के जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे से आप रीट को ले लो, चाहे से आप लेब असिस्टेंट को ले लो या अन्य कोई भी एग्जाम ले लो, उनमें जो आपके प्रश्न हैं उनका लेवल है वो एकदम भी सिंपल नहीं रहने वाला है। ये जो लेवल है
ये बहुत हार्ड होने वाला है और इसका आप उदाहरण देख सकते हो। अभी हाल ही के अंदर रीट की एग्जाम हुई है और जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस लेवल के पूछे गए हैं जैसे आरएस के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस कारण अब जो भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सिलेक्शन प्राप्त करना है, अगर आपको टाइम पास नहीं करना है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी जैसे आपके बोर्ड में पेपर आ रहे हैं। आरएसएस भी बोर्ड है, जैसे प्रश्न पूछ रहा है उसी के अनुसार खुद को भी ढालना पड़ेगा। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जो जल्दीबाजी करेगा वो बाहर रह जाएगा और जो सही तरीके से पढ़ेगा वही सिलेक्शन प्राप्त करेगा भाई। तो सिलेक्शन के लिए आपको उस टॉपिक को घोलकर पीना ही पड़ेगा भाई, ध्यान से सुन लेना। तो यह हमारा तीसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक हार्मोन है जिसका नाम है सोमेटोस्टेनिन। कौन सा हार्मोन है? सोमेटोस्टेनिन। यह हार्मोन है, इसका स्राव किस किस स्थान से होता है, मतलब कौन कौन सी ग्रंथि है इस सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्राव करती है। देखो पहली बात ध्यान से सुनो, हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि होती है? हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से 2 कैटेगरी के हार्मोन स्रावित होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जिसमें से एक तो होते हैं आपके रिलीजिंग हार्मोन अर्थात आपके मोचक हार्मोन, और एक होते हैं आपके इनहिबिटरी हार्मोन। कौन से हार्मोन होते हैं? इनहिबिटरी अर्थात निरोधी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, ये आपके पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के स्राव को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, और इनहिबिटरी होते हैं वो कम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है जीएच। जीएच का मतलब हो गया है ग्रोथ हार्मोन। अब इस ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए आपका कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस इसके लिए रिलीजिंग हार्मोन भी स्रावित करती है और इसके लिए इनहिबिटरी हार्मोन भी। अरे जब किसी व्यक्ति के शरीर में ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है तो हाइपोथैलेमस निर्देश देगा किसको? पीयूष ग्रंथि को। कैसे देगा? वो एक हार्मोन स्रावित करेगा जिसका नाम हो जाएगा आपका GHRH। GHRH इसका मतलब क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, अर्थात ही ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने वाला हार्मोन है। किससे स्रावित हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति में अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बन रहा है तो उसको कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए हाइपोथैलेमस एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम हो जाता है GHIH। कौन क्या नाम हो जाता है? GHIH अर्थात इनहिबिटरी हार्मोन। इस इनहिबिटरी हार्मोन को और किस नाम से जानते हैं? हमें इसे हम सोमेटोस्टेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सोमेटोस्टेनिन कहते हैं। तो एक तो आपका हाइपोथैलेमस से स्रावित हो गया, कौन सा हार्मोन है? सोमेटोस्टेनिन। दूसरा कहां से स्रावित होता है? ध्यान से सुनना, हमारी एक क्या होती है? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है भाई? अग्नाशय। और अग्नाशय ग्रंथि से आपके मुख्य रूप से तो 2 हार्मोन स्रावित होते हैं जिनका पता होगा आपको। एक तो होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागोन। ये इंसुलिन होता है, ये तो स्रावित होता है बीटा कोशिका से, और ये ग्लूकागोन होता है, ये स्रावित होता है किससे? अल्फा कोशिका से। लेकिन इस अग्नाशय ग्रंथि में एक कोशिका और होती है जिसे कहते हैं हम डेल्टा कोशिका। कौन सी कोशिका कहते हैं? डेल्टा। और इस डेल्टा कोशिका से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम भी सोमेटोस्टेनिन होता है। उसका भी क्या नाम होता है भाई? सोमेटोस्टेनिन नाम होता है। और यह सोमेटोस्टेनिन है, यह आपकी अग्नाशय की डेल्टा कोशिका के द्वारा स्रावित किया जा रहा है। और यह क्या करता है कि हमारे जो
ये इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, इनके दोनों के हार्मोनों के लेवल को क्या करता है, कम करता है। साथ साथ में हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसको भी क्या करता है, कम करता है, उसके सिक्रेशन को भी क्या करता है, कम करता है। तो ध्यान से सुन लेना, ये दो जगह से स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। तो ये पूछ रहा है किस किस स्थान से स्रावित होता है, केवल हाइपोथैलेमस से, और इसके साथ तो अग्नाशय से बोल रहा है, केवल अग्नाशय से नहीं, ये हाइपोथैलेमस से भी स्रावित होता है और अग्नाशय से भी स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। और पिट्यूटरी से तो ये स्रावित होता ही नहीं है, तो ये तीनों तो हो गए हैं गलत, और सही आंसर कौन सा हो गया इसका, ऑप्शन सी, अर्थात हाइपोथैलेमस से भी स्रावित होता है और आपका अग्नाशय की कौन सी कोशिकाओं से, डेल्टा कोशिकाओं से भी स्रावित होता है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न संख्या 4। नेक्स्ट देखो भाई प्रश्न संख्या 5। मेलेटोनिन हार्मोन, कौन से हार्मोन के बारे में बात कर रहा है, मेलेटोनिन। जैसे ही हार्मोन का नाम लिया जाए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि से स्रावित हो रहा है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित हो रहा है। अगर ग्रंथि का नाम बोले तो हार्मोन का नाम दिमाग में आना चाहिए। तो ये मेलेटोनिन हार्मोन है, इसका प्रमुख कार्य क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये मेलेटोनिन हार्मोन है कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है। यह स्रावित होता है हमारी कौन सी ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से। कहां पर होती है, मस्तिष्क में होती है। ये जो पीनियल ग्रंथि होती है इससे जो मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है ये मुख्य रूप से हमारे जो रात्रि चक्र होता है, कहने का मतलब हमारे सोने का समय, हमारे जगने का समय, उसको कंट्रोल करता है। साथ साथ में हमारी जो दैनिक लय होती है, हमारी जो एक बायोलॉजिकल वॉच होती है, भाई हम क्या करते हैं कि हमारा कार्य होता है कोई निश्चित समय पर होता है। जैसे अगर हम सुबह 10 बजे खाना खाते हैं तो लगभग हमें 10 बजे के आसपास ही भूख लगती है। तो वो जो दैनिक लय होती है उसको नियंत्रण करने का कार्य किसका है, मुख्य रूप से मेलेटोनिन का। तो आपका मुख्य कार्य पता होना चाहिए। तो ये रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है क्या मेलेटोनिन, नहीं, शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता। जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करता है, हमारे उठने, जागने, खाना खाने के समय, अन्य जो भी शरीर के समय है उनको क्या करता है, एक तरीके से कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक घड़ी को नियंत्रित करना। बाकी कैल्शियम संतुलन का कार्य नहीं करता है, तनाव की प्रतिक्रिया भी ये नहीं करता है। तो मेलेटोनिन हार्मोन जो कि आपका पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है वह हमारे सोने और जागने के चक्र और साथ साथ में हमारी जैविक घड़ी का क्या करता है, नियंत्रण करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है, या जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन। तो कौन से हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। देखो आप सबको पता होगा कि ये हमारी जो किडनी होती है, क्या होती है भाई, किडनी। इस किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना के रूप में आपकी एक ग्रंथि पाई जाती है और इस ग्रंथि का नाम क्या होता है भाई, एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रिनल। इस एड्रिनल ग्रंथि के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। बाहरी भाग को तो कहते हैं हम कोर्टेक्स, क्या कहते हैं भाई, कोर्टेक्स, और बीच वाले भाग को कहते हैं हमें मेड्यूला। तो मेड्यूला से तो हमारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन, जिन्हें तो हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। कौन से हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी, आपातकालीन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, या जिन्हें ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहते हैं, फियर फाइट फ्लाइट हार्मोन। लेकिन ये जो कोर्टेक्स है, जो वलकुट है, इसके 3 हिस्से होते हैं, सबको पता होगा। सबसे बाहरी बाहर की तरफ जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच में होता है जोना फेसिकुलेटा और अंदर ही अंदर की तरफ होता है जोना रेटिकुलेरिस। तो ये आपके एड्रिनल कोर्टेक्स के परत होती हैं, 3 परत होती हैं, जिसमें आपका ये जो ग्लोमेरुलोसा होता है इससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम तो होता है एल्डोस्टेरोन।
कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एल्डोस्टेरोन। देखो वास्तव में तो क्या होता है, इस जोना ग्लोमेरुलसा से एक मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन स्रावित होते हैं और उसका एक प्रकार है एल्डोस्टेरोन। और भी प्रकार होते हैं लेकिन मुख्य कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। इससे स्रावित होता है हमारा कौन सा? कोर्टिसोल। कौन सा हार्मोन होता है? कोर्टिसोल। और इससे कौन सा होता है? एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन होता है? एंड्रोजन। तो ये कोर्टिसोल होता है, ये आपका एक प्रकार है किसका? ग्लूकोकोर्टिकोइड का। किसका प्रकार है? ग्लूकोकोर्टिकोइड का। और ये जो कोर्टिसोल है ये हमारे जो जिसे हम बोलते हैं तनाव की स्थिति होती है, स्ट्रेस की स्थिति होती है, जैसे ठंड लग रही हो, अत्यधिक ठंड हो, अत्यधिक गर्मी हो, एकदम विपरीत कोई परिस्थिति हो, तो उस स्थिति में, आपात स्थिति में या एक तरीके से तनाव की स्थिति के अंतर्गत ये कोर्टिसोल होता है, ये हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? आपका कोर्टिसोल। और इसी कारण इस कोर्टिसोल हार्मोन को, कौन से हार्मोन को? कोर्टिसोल, जो कि आपका किससे स्रावित होता है? एड्रिनल कोर्टेक्स से स्रावित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? तनाव हार्मोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हमें तनाव हार्मोन कहते हैं। तो यहां पर देखो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कोर्टिसोल। बाकी एड्रिनलिन को हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, ट्रिपल एफ हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन। थायरोक्सिन है और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं, या जो संकुचन पैदा करवाता है वो हार्मोन भी इसे कहते हैं। तो याद रखना इसका नाम कौन सा हो जाएगा आपका? कोर्टिसोल। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन संख्या 7। और क्वेश्चन संख्या 7 क्या बोल रहा है? देखो कि पैराथायरॉयड ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथ हार्मोन या शॉर्ट में पीटीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? पीटीएच। इसका प्रमुख प्रभाव क्या होता है? ये पीटीएच हार्मोन या पैराथ हार्मोन होता है, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो ध्यान से देखो कि ये जो पीटीएच हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन? पीटीएच। ये हमारे रक्त में, किस में बात कर रहे हैं? हमें रक्त में जो कैल्शियम आयन है, कौन सा? कैल्शियम आयन, इसको क्या करता है? बढ़ाता है। इसको क्या करता है? बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? पैराथ हार्मोन। एक और ध्यान सुन लो, एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं हम टीसीटी। कौन सा हार्मोन बोलते हैं? टीसीटी, या जिसे हम बोलते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये कहां से स्रावित हो रहा था? आपकी थायराइड ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? थायराइड। और थायराइड ग्रंथि में कौन सी कोशिका होती है जिसे हम बोलते हैं सी कोशिका? कौन सी कोशिका बोलते हैं भाई? सी कोशिका। उससे स्रावित होता है हमारा टीसीटी। ये जस्ट उसका उल्टा कार्य करता है, किसका? पीटीएच का। कैसे भाई? ये क्या करता है? रक्त में कैल्शियम को कम करता है। उसको क्या करता है? कम। तो ये तो बढ़ाता है और ये क्या करता है? कम। इस कारण ये दोनों मिलकर आपके रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण करते हैं। कैल्शियम का क्या करते हैं? नियंत्रण। दो कौन से हार्मोन जो कैल्शियम के नियंत्रण में शामिल होते हैं? एक तो होता है पैराथ हार्मोन पीटीएच, और एक होता है आपका टीसीटी जो आपके थायराइड ग्रंथि से। नॉर्मली हम यही समझते हैं कि थायराइड ग्रंथि से T3 और T4 ही स्रावित होता है, लेकिन थायराइड ग्रंथि से हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन है, यह भी स्रावित होता है। कौन सी कोशिका से? सी कोशिका से। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? पीटीएच क्या काम करता है? कैल्शियम को बढ़ाता है। तो देखो रक्त में कैल्शियम को घटाता है क्या? नहीं, यह रक्त में कैल्शियम को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बाकी फास्फोरस का इसका कोई कार्य नहीं होता है, और विटामिन डी को निष्क्रिय करना यह भी इसका कार्य नहीं है। इसका मुख्य कार्य है रक्त में कैल्शियम को क्या करना? बढ़ाना। और कम करना पूछता तब क्या बताते हैं आप? कैल्सिटोनिन।
नेक्स्ट देखो भाई, प्रश्न संख्या 8, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। देखो इस रोग को तो मैं इतनी बार बता चुका हूं कि आपको वैसे ही याद होना चाहिए कि अगर इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, ये इंसुलिन हार्मोन हमारी अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अग्नाशय भी ग्रंथि में भी कौन सी कोशिका से? बीटा कोशिका से स्रावित होता है। कौन सी कोशिका से? बीटा कोशिका से। और ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये हमारे रक्त में क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को या शुगर के लेवल को कम करता है। इंसुलिन का काम क्या है भाई? ब्लड शुगर को कम करना, कम करना। अब आप खुद ही सोचो, अगर इंसुलिन नहीं होगा किसी व्यक्ति के शरीर में या कम होगा तो उसके ब्लड शुगर होगी वो बढ़ जाएगी, और ब्लड शुगर बढ़ जाती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मधुमेह। हिंदी में तो बोलते हैं मधुमेह, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। तो इसका जो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है वो कौन सा हो जाएगा आपका? हाइपरथायरॉयडिज्म। ये थोड़ी होगा रे भाई, थायरॉयडिज्म का मतलब तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित हो गया, और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तो ये तो नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो शब्द देखो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि हाइपर शब्द अधिकता के लिए काम में लिया जाता है और हाइपो शब्द कम के लिए काम में लिया जाता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा अर्थात हाइपोग्लाइसेमिया होगा, अगर ऐसा हो सकता है कि इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन तो खुद कम करता है, अगर इंसुलिन कम बन रहा है तो ये कम कैसे होगा? ये तो बढ़ेगा ना भाई, कम करने वाला नहीं है तो ये तो बढ़ता जाएगा, तो ये भी नहीं होता है। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस, याद रखना मधुमेह है, इसी को क्या कहा जाता है? मधुमेह कहा जाता है। बाकी एडिशन रोग नहीं। एडिशन रोग हमारे जो अभी आपको बताया था ना कि जो एड्रिनल ग्रंथि के जो कोर्टेक्स होते हैं, इससे 3 हार्मोन मुख्य रूप से बताइए आपको। एक बताया आपका जो एल्डोस्टेरोन है वो बताया, इसके अलावा आपको बताया कोर्टिसोल, इसके अलावा आपको जो बताया है वो बताया एंड्रोजन। इन हार्मोनों की कमी से होता है एडिशन, तो जिसमें शरीर एकदम सुस्त रहता है, तो ये नहीं होता है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन संख्या 8। आप प्रश्न देख रहे होंगे और आपको प्रश्न देखकर लग भी रहा होगा कि ये जो प्रश्न हम यहां पर कर रहे हैं ये केवल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं है, हम सीधे सीधे नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन। ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए, आपको और चीजें भी पता होनी चाहिए, इनसे संबंधित रोग कौन से हैं, क्या काम करता है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कौन सी कोशिका से स्रावित होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 9। ये बोल रहा है अधिवृक्क मज्जा। अभी आपको बताया था ना कि जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है या अधिवृक्क ग्रंथि होती है उसके 2 हिस्से होते हैं, बाहर वाले को कोर्टेक्स, बीच वाले को मेडुला। हिंदी में मज्जा को क्या कहा जाता, सॉरी मेडुला को क्या कहा जाता है? मज्जा कहा जाता है। इससे स्रावित हार्मोन है, अभी तो बताया था आपको कि मेडुला से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एक तो स्रावित होता है एड्रीनलीन और एक होता है आपका नोर एड्रीनलीन। कौन सा हार्मोन? नोर एड्रीनलीन। इसी को हम क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन। और इसको क्या कहते हैं हमें? नोर एपिनेफ्रिन। क्या कहते हैं भाई? नोर एपिनेफ्रिन। ध्यान से सुन लेना, ये 2 हार्मोन आपको लगते ऐसे हैं कि एक दूसरे के विपरीत कार्य करते होंगे, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत कार्य नहीं करते हैं, दोनों भाई भाई के रूप में कार्य करते हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों एकदम सगे भाई हैं, दोनों का कार्य समान है, लड़ाई तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। और इन दोनों को कंप्लीट रूप से हम आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि अधिवृक्क मज्जा से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो कोर्टिसोल नहीं। कोर्टिसोल तो किससे स्रावित हो रहा था हमारा? अभी हमने देखा था कि जो वल्कुट अर्थात कोर्टेक्स है उससे स्रावित हो रहा था। एल्डोस्टेरोन भी कोर्टेक्स से स्रावित होता है, एंड्रोजन भी किससे स्रावित होता है? कोर्टेक्स से। ये तीनों तो याद हैं आपको भाई। हमारी जो ग्लोमेरुलस थी
उससे तो एल्डोस्टेरोन। जो आपकी बीच वाली थी कौन सी, फेसिकुलेटा, उससे था आपका कोर्टिसोल। और अंदर ही अंदर वाली कौन सी थी आपकी, रेटिकुलेरिस, उससे था एंड्रोजन। तो इससे कौन सा स्रावित हो रहा है आपका, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 10, यह बोल रहा है कि थाइमस ग्रंथि का संबंध किससे है। थाइमस ग्रंथि होती है, यह क्या कार्य करती है, किस प्रकार से हमारे शरीर में योगदान देती है। तो ध्यान से सुनो कि जो थाइमस ग्रंथि होती है, इससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन। और यह हार्मोन होता है, यह हमारी प्रतिरक्षा में फायदा करता है। कैसे, क्योंकि थाइमस ग्रंथि में आने के बाद ही हमारी टी लिम्फोसाइट होती हैं, वो क्या होती हैं, परिपक्व होती हैं। और टी लिम्फोसाइट हमारे रोगों से रक्षा करती हैं, ये हमें कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। इसका मतलब यह हो गया है कि हमारी थाइमस ग्रंथि होती है, यह प्रतिरक्षा से संबंधित होती है। तो किससे संबंधित होती है, प्रतिरक्षा। तो कैल्शियम संतुलन नहीं, यौन परिपक्वता नहीं, प्रतिरक्षा तंत्र किससे संबंधित होती है, प्रतिरक्षा तंत्र। बाकी जल संतुलन से नहीं। तो थाइमस ग्रंथि से हार्मोन तो कौन सा था, थाइमोसिन। और किससे संबंधित होती है भाई, प्रतिरक्षा से संबंधित होती है। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह जो थाइमस ग्रंथि होती है, यह बच्चों में तो अधिक विकसित होती है, लेकिन जैसे जैसे वयस्क अवस्था और वयस्क से वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, तो यह थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है और अंत में वृद्धावस्था में इसका केवल अवशेष ही शेष रहता है। अब आप खुद सोचो, अगर थाइमस ग्रंथि छोटी होती जा रही है, इसका मतलब प्रतिरक्षा क्या पड़ती जाएगी, कमजोर पड़ती जाएगी। इसी कारण से वृद्धावस्था में प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है और जो बुढ़ापे में लोग होते हैं वो अधिक बीमार रहते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन संख्या 10। आप सबको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। अगर अच्छे लग रहे हैं तो भाई आप कोई भी चीज अच्छी होती है तो उसको प्रेरित किया करो भाई। तो अब देखो प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न कौन सा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन, देखो निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है या गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करवाता है। और गर्भाशय में संकुचन कब होता है, याद रखो, किस समय, प्रसव के समय। किस समय की बात हो रही है, प्रसव के समय। आपको याद रखना है कि जो एक हार्मोन होता है किससे स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से। और पीयूष के भी कौन से हिस्से से, पश्य भाग से। किससे स्रावित होता है, पश्य भाग से। ध्यान से सुनो कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है उसके दो हिस्से होते हैं। पहले वाले को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस या अग्र पीयूष ग्रंथि, दूसरे को बोलते हैं हम न्यूरो हाइपोफाइसिस या पश्य पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन बनते हैं वो अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही बनाए जाते हैं, लेकिन पश्य पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन है ये वास्तव में इसके द्वारा बनते ही नहीं है। ये तो कोई हार्मोन बनाती ही नहीं है। ये हार्मोन वास्तव में बनाए जाते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस बनाने के बाद इन हार्मोनों को कहां भेज देता है, न्यूरॉन की सहायता से पश्य पीयूष ग्रंथि। और पश्य पीयूष ग्रंथि का हिस्सा होता है जहां पर भेजता है, जिसे बोलते हैं पार्स नर्वोसा, वहां भेज देता है। और फिर वो पश्य पीयूष ग्रंथि उनका क्या करती है, स्राव करती है। उन दोनों हार्मोनों का नाम होता है, एक तो होता है आपका ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। तो जो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, यहां से एक स्रावित होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये प्रसव के समय क्या करता है कि प्रसव पीड़ा प्रारंभ करवाता है। प्रसव पीड़ा प्रारंभ करवाता है कि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय प्रसव पीड़ा होती है। और यह प्रसव पीड़ा क्यों होती है, क्योंकि जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसमें संकुचन होने लगता है। और यह संकुचन होता है वास्तव में वो कौन से हार्मोन के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है यह हमारे शरीर में जो आपकी चिकनी पेशियां होती हैं उनमें संकुचन उत्पन्न करवाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा हो जाएगा आपका, प्रोलैक्टिन नहीं।
प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों का विकास करवाता है और उसके साथ साथ में स्तन ग्रंथियों से दूध के निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन हो ही जाएगा आपका। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं और बाकी प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी होते हैं। संकुचन के लिए कौन सा आ जाएगा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन संख्या 12। हाइपोथैलेमस, एक तो बोल रहा है हाइपोथैलेमस और एक बोल रहा है पिट्यूटरी, इनको जोड़ने वाली संरचना कौन सी होती है? ध्यान से देखो, ऐसे ऊपर की तरफ तो आपकी क्या होती है? हाइपोथैलेमस, और जस्ट इसके नीचे की तरफ है एक मटर के दाने के जैसी एक संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। इसके ये दो भाग होते हैं। तो ये तो हो गई आपकी हाइपोथैलेमस, ये होगी आपकी पिट्यूटरी। इन दोनों को एक व्रंतनुमा संरचना के द्वारा, ये जो संरचना है जिसे हम बोलते हैं व्रंतनुमा संरचना, इसके द्वारा जोड़ा जाता है। और इस व्रंतनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम कहते हैं। इनफंडीबुलम कहते हैं। ध्यान से सुन लेना, इसे क्या कहा जाता है? इनफंडीबुलम कहा जाता है। तो देखो संरचना का नाम क्या हो गया? पोन्स। पोन्स तो मस्तिष्क का एक भाग है, मेडुला भी मस्तिष्क का भाग है, सेरिब्रेलम भी मस्तिष्क का भाग है। तो इसको जोड़ने वाली संरचना का नाम क्या है? किस किस को? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है, इस हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की ओर आपकी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। और ये पीयूष ग्रंथि आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि से एक व्रंतनुमा संरचना के द्वारा जुड़ी होती है और उस व्रंतनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम कहते हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रख लेना कि जो हमारी ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ये एक गुहा के अंदर पाई जाती है और उस गुहा का नाम क्या होता है? सेला टर्सिका। कौन सी गुहा होती है? सेला टर्सिका। तो ये हमने देख लिया है कि इस संरचना को क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम कहते हैं। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन संख्या 13। ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य है। अभी तो बताया था आपको, ग्लूकागोन हार्मोन होता है, यह हमारे रक्त में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। देखो इंसुलिन करता है कम और ग्लूकागोन बढ़ाता है। तो ग्लूकागोन का कार्य क्या हो गया? रक्त में जो आपकी शुगर है या ग्लूकोज है उसके लेवल को बढ़ाना। कहां से स्रावित होता है आपको पता होना चाहिए? अग्नाशय ग्रंथि, और अग्नाशय ग्रंथि की कौन सी कोशिका? अल्फा कोशिका से स्रावित होता है। तो ये क्या करता है? रक्त में शर्करा को घटाता थोड़ी है, ग्लाइकोजन का निर्माण नहीं, ये रक्त में शर्करा को क्या करता है? बढ़ाता है। और इंसुलिन के स्राव को रोकना ये भी नहीं है। तो आपका ग्लूकागोन होता है, ये रक्त के अंदर जो शुगर होती है, जो ग्लूकोज होती है, उसको क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट देखो भाई, एक रोग होता है जिसे बोलते हैं ग्रेवर्स रोग। किस हार्मोन से संबंधित होता है? ये देखो ग्रेवर्स रोग होता है, ये हमारे थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन होते हैं, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होते हैं, उसकी अधिकता के कारण होता है। किसके कारण होता है? अधिकता के कारण होता है। और ये जो ग्रेवर्स होता है, इसी को हम हिंदी में कहते हैं नेत्र सेंधी गलगंड, जिसके अंदर आंखें होती है एकदम बाहर दिखाई देती हैं, आंखें एकदम बाहर निकली हुई हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर में ऐसे लगा रहता है कि कुछ ना कुछ कार्य करूं, कोई ना कोई काम करूं, धड़कन बढ़ी रहती है। तो वो किसके कारण होता है? थायराइड हार्मोन की अधिकता के कारण। तो इसका संबंध किससे हो गया? इंसुलिन से नहीं है, पीटीएच से नहीं है, थायरोक्सिन हार्मोन से होता है। बाकी कोर्टिसोल से भी कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई प्रश्न संख्या 15। एक हार्मोन का नाम दे रखा है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटीन। कौन सा हार्मोन है? इरिथ्रोपोइटीन। ये इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? देखो आपको जब मैंने बताया था कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अलावा भी कुछ ऐसी आपकी कोशिकाएं होती हैं जिनसे आपके हार्मोन स्रावित होते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो किडनी है, क्या है भाई? किडनी।
इससे भी कुछ हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। जैसे इससे एक हार्मोन तो स्रावित किया जाता है जिसका नाम है रेनिन, एक हार्मोन स्रावित किया जाता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटीन। कौन सा है? इरिथ्रोपोइटीन। इसके अलावा एक हार्मोन है जिसे हम आपकी कैल्सी ट्राइयोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सी ट्राइयोल, या जिसे विटामिन D3 कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विटामिन D3। तो ये जो इरिथ्रोपोइटीन होता है, ये नाम से पता चल रहा है इरिथ्रो शब्द किसके लिए काम में लिया जाता है भाई? आरबीसी के लिए। अर्थात ये आरबीसी के निर्माण को क्या करता है? बढ़ाता है। किसके निर्माण को बढ़ाता है? आरबीसी के निर्माण को बढ़ाता है। आरबीसी के निर्माण को और हार्मोन भी बढ़ाते हैं, जैसे एक आपका थायराइड हार्मोन भी बढ़ाता है। इसके अलावा जो आपका कोर्टिसोल हार्मोन है, यह भी आपके आरबीसी के निर्माण को बढ़ाता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कौन से हार्मोन के लिए? इरिथ्रोपोइटीन का मुख्य कार्य। तो आपको पता होना चाहिए इरिथ्रोपोइटीन कहां से स्रावित हो रहा है, किससे स्रावित होता है? किडनी। और इसका मुख्य कार्य होता है आरबीसी के निर्माण को उत्तेजित करना, उसको बढ़ाना। शर्करा को बढ़ाना नहीं, रक्तचाप को नियंत्रित करना नहीं, कैल्शियम का संतुलन नहीं। ये क्या करता है? हमारे आरबीसी के निर्माण को क्या करता है? बढ़ाता है। इसको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। इरिथ्रोसाइड शब्द किसके लिए काम में लिया जाता है? आरबीसी के लिए। तो इरिथ्रोपोइटीन मतलब आरबीसी को बढ़ाना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन संख्या 16, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड प्रकृति का होता है? देखो हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे हार्मोन होते हैं, कुछ हार्मोन आपके स्टेरॉइड प्रकार के होते हैं, कुछ आइडोथायरोनिन प्रकार के, कुछ आपके एमीन के व्युत्पन्न होते हैं, और कुछ आपके पेप्टाइड या प्रोटीन प्रकार के हार्मोन होते हैं। जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? एक तो आते हैं लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन चाहे से टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे से एस्टेरोजन हो, चाहे से प्रोजेस्टेरोन हो। महिला और पुरुष दोनों की बात हो गई। इसके अलावा जो हमारी एड्रिनल कोर्टेक्स से स्रावित होता है, किससे? एड्रिनल के कोर्टेक्स भाग से। कौन कौन से? एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और एंड्रोजन। ये आपके कौन से हार्मोन होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। तो इनमें से देख लो कौन सा है। इंसुलिन थोड़ी है, इंसुलिन तो प्रोटीन प्रकार का, ग्लूकागोन भी प्रोटीन प्रकार का। कोर्टिसोल जो होता है वो कैसा हार्मोन होता है? आपका स्टेरॉइड हार्मोन होता है। बाकी एडीएच कैसा हार्मोन है? ये भी प्रोटीन प्रकार का हार्मोन ही होता है। तो अब तक हमने 16 प्रश्न सोल्व कर लिए हैं, और ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और साथ साथ में अपने दोस्तों तक भी इस बात को पहुंचाएं। जो ऐसी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो है वो जरूर पहुंचाएं। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन संख्या 17, हाइपोथैलेमस किस प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती हैं? अभी आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस से मुख्य रूप से दो कैटेगरी के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक होता है मोचक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, और एक होता है हमारा निरोधी हार्मोन जिसे हम बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। तो दो कैटेगरी के हार्मोन स्रावित होते हैं। तो केवल ट्रोपिक हार्मोन, देखो ट्रोपिक हार्मोन स्रावित होते हैं हमारे किससे? पीयूष ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों को कहते हैं हम ट्रोपिक हार्मोन। जैसे सोमेटोट्रोपिन हो गया, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच हो गया, तो वो उनको बोलते हैं। स्टेरॉइड हाइपोथैलेमस से हार्मोन स्रावित होते हैं, वो स्टेरॉइड थोड़ी होते हैं। इससे रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। और पेप्टाइड, हालांकि पेप्टाइड होते हैं लेकिन वो किस कैटेगरी के होते हैं? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रिलीजिंग व इनहिबिटिंग हार्मोन। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 18, इंसुलिन का रिसेप्टर किस पर स्थित होता है? देखो आपने जब हार्मोन की क्रियाविधि पढ़ी थी, किसकी? हार्मोन की क्रियाविधि। दो तरीके से थी। एक तो हम बात कर लें स्टेरॉइड हार्मोन,
एक तो हम बात कर लें स्टेरॉयड हार्मोन। देखो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, और जो वसा में घुलनशील हार्मोन होते हैं वो हमारी कोशिका झिल्ली को पार करके केंद्रक तक पहुंच जाते हैं। हार्मोन है वो केंद्रक, सॉरी, कोशिका झिल्ली को पार करके कहां पहुंच जाते हैं? केंद्रक। और उनके जो रिसेप्टर होते हैं, उनके जो ग्राही होते हैं, कौन से हार्मोनों के? स्टेरॉयड हार्मोनों के जो ग्राही होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटीन हार्मोनों के, कौन सी कैटेगरी? प्रोटीन। तो प्रोटीन हार्मोन क्योंकि जल में घुलनशील है, और जल में घुलनशील है तो इस कारण ये कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर पाते। अब जब कोशिका झिल्ली को पार नहीं करेंगे तो बताओ कोशिका से काम कैसे करवाएंगे? तो इस कारण से इन जो हार्मोन होते हैं प्रोटीन हार्मोन, इनका जो ग्राही होता है, इनका जो रिसेप्टर होता है वो किस पर उपस्थित होता है? आपके कोशिका झिल्ली पर ही उपस्थित होता है। और जैसे ही हार्मोन इस रिसेप्टर से जुड़ता है, जैसे ही जुड़ता है, जुड़ने के बाद क्या करता है कि वो रिसेप्टर जो भी संदेश ये लेकर आया है उसी के अनुसार एक नया पदार्थ बनाता है, जिसे हम द्वितीयक संदेशवाहक कहते हैं। तो याद रखना इसका संदेशवाहक जो प्रोटीन प्रकार के होते हैं, वास्तव में इंसुलिन प्रोटीन प्रकार का हार्मोन है, इस कारण इसका रिसेप्टर कहां होगा? कोशिका झिल्ली पर। कहां होगा भाई? कोशिका झिल्ली। और मैं अगर आपसे यह पूछूं कि जो एस्टेरोजन हार्मोन है उसका रिसेप्टर कहां है, तो एस्टेरोजन तो आपका स्टेरॉयड प्रकार का हार्मोन है, तो उसका रिसेप्टर कहां होगा? कोशिका के केंद्रक में। तो यहां पर नाभिक में थोड़ी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, कहां पर पाया जाता है रिसेप्टर? कोशिका झिल्ली पर। बाकी राइबोसोम में भी नहीं होता। तो यह हो गया हमारी प्रश्न संख्या 18। नेक्स्ट देखो भाई, प्रश्न संख्या 19। एक रोग है जिसका नाम है क्रेटेनिज्म। कौन सा रोग है? क्रेटेनिज्म। इसका प्रमुख कारण क्या है? देखो क्रेटेनिज्म क्या है? यह सामान्य तौर पर जो गर्भस्थ शिशु होता है, जो गर्भस्थ शिशु होता है उसमें होता है। कब होता है? जब किसी गर्भवती महिला में, जब किसी गर्भवती महिला में थायराइड हार्मोन होते हैं, ये कम मात्रा में स्रावित होते हैं, तो उसके गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका लैंगिक विकास होता है, ये क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। और जब वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है उस स्थिति को हम कहते हैं क्रेटेनिज्म। उसे क्या कहते हैं? क्रेटेनिज्म। बच्चा होता है वो मानसिक रूप से मंद भी हो सकता है उसके लैंगिक अंगों का विकास पूर्ण रूप से ना हो। तो याद रखना क्रेटेनिज्म है वो किससे संबंधित होता है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। तो बचपन में आयोडीन, देखो थायराइड हार्मोन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आयोडीन। क्या चाहिए भाई? आयोडीन। तो आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड हार्मोन की भी कमी होगी, और थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो क्रेटेनिज्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बचपन में, वास्तव में यहां पर बचपन नहीं आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था गर्भावस्था में। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी, और आयोडीन की कमी हो गई तो थायराइड हार्मोन की कमी होगी, तो यहां पर हो जाएगा आपका गर्भावस्था में आयोडीन की कमी। बाकी वयस्क अवस्था में आयोडीन की कमी से यह नहीं होता है, पिट्यूटरी की अधिकता से नहीं, अधिवृक्क की कमी से नहीं, इसमें आ जाएगा आपका गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से। गर्भस्थ शिशु में होता है क्या? क्रेटेनिज्म। फिर नेक्स्ट देखो 20वां क्वेश्चन क्या है? एडिशन रोग संबंधित है। अभी आपको एक बात बताई थी कि जो एडिशन रोग होता है, इस रोग में क्या होता है? देखो एडिशन रोग होता है ये हमारे जो एड्रिनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं उसकी कमी से होता है। एड्रिनल कोर्टेक्स के जो एल्डोस्टेरोन है, कोर्टिसोल है, एंड्रोजन है, इन हार्मोनों की कमी होती है तो शरीर में क्या छा जाती है? सुस्ती छा जाती है। शरीर में ऐसे एकदम जान सी की नहीं रहती है, शरीर सुस्त पड़ा है और एकदम ऐसी लग रहा है कि शरीर में बहुत ज्यादा क्या है? थकावट है। तो उस स्थिति को कहा जाता है एडिशन। तो ये थायराइड से संबंधित नहीं है, अधिवृक्क के कोर्टेक्स हार्मोनों की कमी से संबंधित है। किससे? अधिवृक्क के कोर्टेक्स हार्मोनों की कमी। अग्नाशय की अधिकता से नहीं, पिट्यूटरी की अधिकता से नहीं, किससे हो जाएगा आपका? अधिवृक्क की कोर्टेक्स के हार्मोनों की कमी से। तो अब तक हो गए हमारे
20 प्रश्न। और आगे हम देखेंगे कि 4-5 क्वेश्चन और हैं, वो और देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या है 21। ग्लूकागोन का स्राव होता है, ये तो सिंपल ही हो गया। अग्नाशय की कौन सी कोशिका से, अभी बताया था आपको पीछे, अग्नाशय की कौन सी कोशिका से, अल्फा कोशिका से। ग्लूकागोन स्रावित होता है अल्फा से, इंसुलिन स्रावित होता है बीटा से, और सोमेटोस्टेनिन स्रावित होता है आपका किससे, डेल्टा से। तो ये कौन सा से आ जाएगा आपका, अल्फा से। ग्लूकागोन का स्राव किससे होता है, अल्फा। नेक्स्ट देखो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया किस हार्मोन से संबंधित है। अभी तो बताया था कि हमारी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, इस एड्रिनल ग्रंथि से जो मेडुला वाला भाग होता है उससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम एड्रिनलिन हार्मोन, और इसके अलावा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे बोलते हैं नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम इमरजेंसी हार्मोन या इन्हें हम ट्रिपल एफ हार्मोन कहते हैं। ट्रिपल एफ का मतलब क्या हो गया, पहले एफ का मतलब हो गया फियर, दूसरे का हो गया फाइट, तीसरे का हो गया फ्लाइट। तो ट्रिपल एफ हार्मोन किसे कहते हैं हमें, एड्रिनलिन को। थायरोक्सिन नहीं, किसको कहते हैं हमें, एड्रिनलिन को। इसमें एक एफ और शामिल कर सकते हो आप, फियर। तो ये हो जाता है आपका एफ एफ एफ, ट्रिपल एफ। नेक्स्ट देखो, एक पदार्थ है जिसे बोलते हैं हम एएनएफ अर्थात एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर, और ये एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर है, इसका स्राव कहां से होता है। वैसे तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, एट्रियल, एट्रियल का मतलब एट्रियम, और एट्रियम किसमें होता है, हृदय में। आलिंद को ही तो बोलते हैं। तो कहां से स्राव होता है, गुर्दा से थोड़ी होता है, यकृत से भी नहीं होगा, हृदय से होगा, हृदय के आलिंद से। और ये क्या करता है, बीपी को कम करता है। एएनएफ होता है, ये हमारे शरीर में बीपी को कम करने का कार्य करता है। कैसे, मान लो रक्तवाहिनी थी, इतनी सीख थी, इसको क्या कर देता है, ये चौड़ी कर देता है, उसको क्या कर देता है, फैला देता है। पाइप पहले पतली थी, फिर चौड़ी हो गई, अब चौड़ी पाइप में तो प्रेशर कम हो जाएगा, इस कारण बीपी को कम करने का कार्य करता है कौन, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। क्वेश्चन संख्या 24, कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए सहायक होता है। ध्यान से सुनना, एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं हम गर्भावस्था हार्मोन। एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं गर्भावस्था हार्मोन, या जिसे कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। और यह स्रावित होता है अंडाशय से, और अंडाशय में भी किससे, कॉर्पस ल्यूटियम से। मेनली तो कॉर्पस ल्यूटियम से, भाई जब तक कॉर्पस ल्यूटियम होता है तब कॉर्पस ल्यूटियम से, और उसके बाद में जब बच्चा बन जाता है गर्भावस्था में तो इसके बाद में प्लेसेंटा से स्रावित होने लग जाता है। किससे स्रावित होने लग जाता है, प्लेसेंटा। लेकिन गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन या गर्भावस्था हार्मोन कहते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, प्रोजेस्टेरोन। और ये आज का है हमारा लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 25। निम्न में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस, किसकी बात कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन को कौन प्रेरित करता है। तो देखो, शुक्राणु जनन के लिए एक तो होता है टेस्टोस्टेरोन, इसके अलावा जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है एफएसएच। एफएसएच हार्मोन होता है पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है, और महिलाओं के अंदर जो पुट्टक होते हैं उनकी वृद्धि करवाता है। तो यहां पर टेस्टोस्टेरोन तो देर नहीं रखा, इसका मतलब जरूर है कि कौन सा हो जाएगा, एफएसएच। कौन सा आ जाएगा, एफएसएच। बाकी एलएच हार्मोन होता है, ये महिलाओं के अंदर आपके क्या करवाता है कि जो ओव्यूलेशन होता है उसको करवाता है, प्रोलैक्टिन दूध के निर्माण को, और ऑक्सीटोसिन होता है ये प्रसव पीड़ा प्रारंभ करवाता है, और साथ साथ में गर्भाशय में संकोचन उत्पन्न करवाता है, और दुग्ध को स्रावित करने में मदद करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एफएसएच। तो ये हो गए हैं हमारे आज के 25 प्रश्न। आपको ये सारे के सारे प्रश्न हैं, ये कैसे लगे हैं। अगर आपको ये प्रश्न
अच्छे लगे हैं, अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसके अलावा कमेंट करें। ध्यान से सुनना भाई, देखो आपको प्रश्न तो सोल्व करने पड़ेंगे। आप जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, तो आपको वो टॉपिक है वो पूरा समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो उसको आप दोबारा से जाकर देख सकते हो, उसको समझ सकते हो। ये जो क्वेश्चन हम यहां पर बता रहे हैं, इसका केवल एक ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन तो एक ही सही है, लेकिन उसके अलावा आपको 4 प्रश्न और याद करवा के जाता है। केवल एक प्रश्न नहीं होता है, 4 प्रश्न तैयार होते हैं आपके, उसके चारों ऑप्शन से 4 अलग अलग प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो 25 प्रश्न जो आपको दिए गए हैं वो लगभग आपके 100 क्वेश्चन का काम कर रहे हैं। तो आप सबको हमारी ये जो प्रश्न है ये कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि भाई हम भी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। इन क्वेश्चन को तैयार करने में भी मेहनत लगती है, फिर इनकी पीपीटी बनाने में भी मेहनत लगती है, इतनी देर पढ़ाने में भी मेहनत लगती है और आप तक पहुंचाने में भी मेहनत लगती है। तो इस कारण वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।